अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रोतागण, शिविरार्थियों, पिछले 2 सप्ताह से डायलॉग विथ मॉन्क, संतों के साथ संवाद, इस सीरीज का क्रम चल रहा है और इसका अभी हमने मुख्य विषय निर्धारित किया है कि आदमी खुश कैसे रहे, सुखी कैसे रहे, लिव विथ हैप्पीनेस। तो पहला हमारा सूत्र था बी हैप्पी, और उसके ऊपर में हैप्पीनेस क्या है, कैसे है, इस पे कुछ डिस्कस किया था। लास्ट संडे को टॉपिक था अ वंडरफुल प्रेजेंट, और आज का विषय है द पपेट शो। बहुत से लोग शो देखना चाहते हैं कि पपेट्स के शो कैसे होते हैं। पपेट का शो जीवन का एक लगभग अनिवार्य जैसा हिस्सा। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आपके मन में दुख होता है। ये क्या है? ये है रिएक्शन। हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है। क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, और ये विज्ञान का भी सिद्धांत है, दर्शन का भी सिद्धांत है, और व्यवहार का भी सिद्धांत है। एक क्रिया होगी, उसके पीछे उस पर प्रतिक्रिया होगी, और उस प्रतिक्रिया की वापस प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होते होते चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। जहां कहीं भी चेन ऑफ रिएक्शन है वहां गड़बड़ है। एक शब्द है क्रिया, एक्शन, कुछ करना। दूसरा शब्द है रिएक्शन, प्रतिक्रिया करना। तो जब दवाई भी रिएक्शन करती है तो गड़बड़ करती है, और एक्शन करती है तो उसे ठीक करती है। यदि हम रिएक्शन करेंगे तो सामने वाला भी तो रिएक्ट ही करेगा। 2 कांच को आमने सामने रख दिया जाए, मिरर को, तो क्या होगा? कितने रिफ्लेक्शन होंगे उसके? एक का रिफ्लेक्शन दूसरे में, दूसरे का पहले में, पहले का उसमें। ऐसे आप देखेंगे यदि ध्यान से दोनों साइड में, तो आपको इन्फिनिट रिएक्शन नजर आएंगे। यह है चेन ऑफ रिएक्शन। तो यदि रिएक्शन को टाइम पे नहीं तोड़ा तो वो रिएक्शन बढ़ता जाता है, और वो कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। एक बार की बात है, एक समझदार आदमी, समझदार ना समझ जो भी कह दें, एक आदमी जा रहा था और रास्ते में उसे एक गधे ने लात मार दी। अब उस आदमी ने देखा कि गधे ने मेरे को लात मारी है, उसने फिर से गधे को एक लात मारी। अब गधा तो गधा था, उसने उस आदमी को फिर एक लात मारी, और उस आदमी ने गधे को फिर एक लात मारी। अब गधे ने फिर एक लात मारी तो वो आदमी ने फिर एक गधे को लात मारी। तो पास में से जो आदमी लोग निकल रहे थे उन्होंने कहा, अरे भले भाई, ये तो गधा है। तो बोला कि मेरे को क्या गधे से कम समझ रखा है? ये है रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शन। एक बार आप रिएक्ट करोगे, गधा रिएक्ट करेगा। आप भी रिएक्ट कर रहे हो तो फिर गधे में और आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। व्यवहार के धरातल पे देखें तो किसी भी परिवार में, समाज में, आप किसी को कुछ बुरा कहते हैं, वो आपको दोबारा बोलता है। किसी ने कहा कि तू मूर्ख, तो सामने वाला क्या बोलता है? तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख, दादा मूर्ख, परदादा मूर्ख, पता नहीं कहां तक गालियां चली जाती है। जैसे ही बोला उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होते ही अब सामने वाला आदमी वापस रिएक्ट करेगा, भाई मैंने तेरे को मूर्ख बोला, तू मेरे बाप दादा को कैसे बोल सकता है? अब यहीं से झगड़ा शुरू। झगड़े की जड़ क्या? रिएक्शन। इस रिएक्शन को रोकना बहुत जरूरी है।
कहा गया आवत गाली एक है, जावत होत अनेक। कि जब गाली आती है, कोई आदमी किसी दूसरे को गाली या बुरा कुछ कहता है तो एक आती है, और जावत हो तो अनेक, और जब वापस रिएक्ट होती है तो वो अनेक मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का खेल चलता रहता है। आवत गाली एक है, जावत हो तो अनेक, और जो गाली जावे नहीं रहे एक की एक। यदि आप उसको रिटर्न नहीं करो तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा। कोई भी एक भाई स्टेज पे आ जाए, एनीवन। ये जो पीछे दीवार है उसको कुछ भला बुरा कह के आओ। पास में जाके बोलो, इतने दूर से शायद बिना माइक सुनाई नहीं देगा। कुछ भला कहो, कुछ बुरा कहो, जो कुछ भी। कोई रिएक्शन? आपके भीतर कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया तो इनके बोलने का असर खत्म हो गया। और यदि सामने वाले की जगह एक काम करो, पब्लिक में किसी को जाके बोल के आओ, फिर देखो तमाशा। क्योंकि वहां पे रिएक्शन है। जहां रिएक्शन है वहां पे चेन ऑफ रिएक्शन रेडी है, और जहां चेन ऑफ रिएक्शन है वहां पे दुख तैयार है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यू कांट कंट्रोल एनी एक्शन। आप किसी एक्शन के ऊपर में आपका बस नहीं है कि सामने वाला मुझे क्या बोले क्या न बोले, बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन। आप अपने रिएक्शन पे कंट्रोल कर लें तो सामने वाले के रिएक्शन को तो हम अपने आप ही ठीक कर लेंगे। जरूरत कहां है कि हम रिएक्ट ना करें। एक आदमी को कुछ भला बुरा कहा जाए, दोबारा आवाज आती है। आचार्य श्री एक कथा फरमाया करते थे कि एक बार, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बार इस कथा को सुनाते थे कि एक बार बाप बेटे दोनों दुकान पे बैठे थे। भीतर में घर में कुछ आवाज चल रही थी। अचानक से बर्तन के गिरने की आवाज आई। बर्तन के गिरने की आवाज आई तो पिता ने कहा कि लगता है कि बहू के हाथ से बर्तन गिर गया। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ये बर्तन मेरी मां के हाथ से गिरा है। पिता को आश्चर्य हुआ कि तुम ये कैसे कह सकते हो बिना देखे कि मां के हाथ से गिरा है। तो उस बेटे ने कहा, क्योंकि पिताजी बर्तन गिरा और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। यदि बर्तन गिरने के बाद आवाज शुरू हो जाती, टन टन के बाद में यदि दिन भर का टन टन चलता, तो मेरी पत्नी के हाथ से गिरा होता। और यदि इसके बाद में कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब जरूर से मेरी मां के हाथ से गिरा है। रिएक्शन किसी भी बात का हो सकता है। एक नौकर आपको गिलास में पानी देने के लिए आ रहा है और उसके हाथ से यदि कांच का गिलास टूट जाए तो आप क्या करोगे? इमीडिएट रिएक्ट करोगे। देख के नहीं चलता है, अरे भाई ये तो नहीं पूछते हो उसको तुम्हारे लगी तो नहीं, तुम गिर गए तो कहीं तकलीफ तो नहीं आई? नहीं, कांच का ग्लास टूट गया और तुम देख के नहीं चलते हो, इसलिए टूटा। इमीडिएट रिएक्शन। क्या आपके डांटने से वो ग्लास पे फेविकॉल या फेविक्विक लग जाएगा? नहीं। तो इमीडिएट रिएक्शन करने की बजाय कुछ समय हमें सोचना चाहिए। दो सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, जिन्होंने भी एनाटॉमी को पढ़ा हो, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारे शरीर का स्वभाव है रिएक्ट करना। जैसे ही कोई उत्तेजना की स्थिति होगी या अचानक से मान लें कि यहां पे एक शेर आ जाए, आप क्या करोगे? भागेंगे। भागने की जगह नहीं होगी तो मुकाबला करेंगे, फाइट। फिर तो खैर आपको क्या करना है, जो करना है वो तो शेर करेगा। फाइट और फ्लाइट। जैसे ही शरीर में एक रिएक्शन होता है, किसी उत्तेजना की स्थिति पैदा हुई, भय की स्थिति पैदा हुई, क्रोध की स्थिति पैदा हुई,
पैदा होते ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करते ही जैसे ही हमारे भीतर में क्रोध का भाव, भय का भाव उत्पन्न हुआ, आप देखेंगे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से ब्रेन की तरफ या हार्ट की तरफ जाने लगेगा। इसका कारण क्या है कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इमीडिएट एक्टिव हुआ और उसने उस स्थिति से कंट्रोल करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की। अब उसके बाद जो ब्लड का सर्कुलेशन एक साथ तेजी से जा रहा था, तो आपकी जितनी आर्टरीज और वेन्स हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हो गई, उसमें जगह हो गई, मांसपेशियों में थोड़ा सा चूंकि फ्लो ज्यादा था तो वो थोड़ी सी स्ट्रेच हुई, और उस समय में जब वह सिचुएशन चली गई, फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अपना नर्वस सिस्टम काम शुरू करता है और वो उसको कूल डाउन करता है, वो उन सारी नाड़ियों को, नर्व्स को वापस सेम शेप में लेके आ जाता है। बट यदि यही रिएक्शन की स्थिति बार बार फ्रीक्वेंटली पैदा हो, किसी ने यहां पे कचरा गिराया और सफाई करने वाला सफाई कर रहा है, उसी बीच में दोबारा कचरा गिरा दे, फिर सफाई करने वाला सफाई करेगा, तिबारा गिरा दे, तो बेचारा सफाई वाला भी क्या करेगा? फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी काम करना कम कर देता है, क्योंकि उसका पुराना काम नहीं होता, इससे पहले नई आवेश, नई उत्तेजना, नया भय पैदा हो जाता है। उस स्थिति से बचने के लिए आप अपने रिएक्शन को कम करें। यदि रिएक्शन को कम करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। आधे से ज्यादा झगड़े का कारण रिएक्शन है, और रिएक्शन का जब रिएक्शन होता है तो बहुत बुरा होता है। रिएक्शन किसे कहते हैं? आप देखिए कि रिएक्शन का जगत कितना सूक्ष्म है। आप गाड़ी चला रहे हैं और यदि कोई दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक कर जाए, इतने में रिएक्शन। किसी ने कह दिया कि आज तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इतने में रिएक्शन, एक खुशी होगी। और यदि कोई न बोले, आप नई नई साड़ी पहन के आए, नई ज्वेलरी पहन के आए, और पूरी पार्टी में किसी ने भी नहीं कहा कि साड़ी कहाँ की है या ज्वेलरी कहाँ से लाई हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तो क्या होगा? रिएक्शन, मूड खराब। क्यों? क्योंकि किसी ने भी भला बुरा कहा और हमारा रिएक्शन तैयार है। छोटी से छोटी घटना, मौसम खराब हो गया तो हम रिएक्ट करेंगे, मौसम अच्छा हो गया तो हम रिएक्ट करेंगे। अब यदि बारिश आने लग जाए तो लोग बोलना शुरू कर देंगे, मौसम बहुत खराब हो गया। अरे भाई, तुम्हारे बोलने से न तो वो खराब होगा ना अच्छा होगा। अपना मूड चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ किया तो भी रिएक्शन है, नहीं किया तो भी रिएक्शन है, जिससे कोई लेना न देना, पर चेन ऑफ रिएक्शन हर विचार के साथ चालू रहते हैं। खाने में नमक कम आ जाए तो क्या होगा? या भूल से मान लें कि खाने में नमक डालना भूल जाए तो आपके मन में क्या रिएक्शन होगा? इमीडिएट एक कोर थाली का लेते ही, खाने का लेते ही थाली छोड़ के उठ जाएंगे। कईयों को तो गुस्सा आएगा, थाली फेंक देंगे। कईयों को आएगा ये क्या खाना बनाया है, नमक नहीं डाला। और कुछ होंगे जो प्यार से रिएक्ट करेंगे, इसमें नमक नहीं है, थोड़ा सा नमक और दे दो। तो रिएक्ट करने का, रेस्पॉन्ड करने का भी बहुत सा तरीका है। बट ये रिएक्शन जो है, क्या आपने ये सोचा कि रोज जो खाना बनाते हैं, रोज आपको ठीक खाना खिलाते हैं, 100 दिन, एक दिन भूल हो गई तो 99 दिन तो कभी रिएक्ट करके एक थैंक्स तक नहीं बोला होगा किसी ने। किसी ने कहा है कभी खाना खाने के बाद थैंक्स? नहीं। फ्री में ही खाना खा रहे हैं आप। एक दिन बना के देखो, 1 घंटे तक रसोई में, पता चल जाएगा। वहां तो रिएक्शन, ये ओमरम भी रिएक्शन है। आपके फेवर की बात आई, रिएक्ट कर गए, है ना? हमें रिएक्शन से बचना है। इनको डांट पड़ी तो आप रिएक्ट कर गए। ये है चेन ऑफ रिएक्शन। जहां कहीं भी रिएक्शन है
वहां तकलीफ है। इसलिए आप किसी बात पे रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्ड करना सीखें, रिएक्ट न करें। रिलेशनशिप बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है रिएक्शन। यदि आप रिएक्शन न करें तो बहुत सारे रिलेशनशिप को बचाए जा सकते हैं। पर होता क्या है कि जैसे ही कोई घटना होती है इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। तो ये इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बजाय क्या करें? रिएक्शन तो होगा ही। यदि सामने वाले ने कुछ कहा है तो कहना ही पड़ेगा, सामने वाले ने कुछ करा है तो करना ही पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से। क्यों भाई? किशनलाल जी स्वामी पूछते हैं कि फूल से नहीं दे सकते, पत्थर से ही क्यों? आपको रिएक्ट ही करना है, ईंट का जवाब ही मत दो। वो ईंट भी आप अपने पास रख लो, घर बनाने काम आएगा। क्यों आप अपने घर का एक पत्थर और नाश कर रहे हो? यदि हम रिएक्ट ना करें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो हमें करना क्या है? यदि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहां आपको लगता है कि रिएक्ट करना होगा या रिएक्ट हो जाए, तो कट द चेन ऑफ रिएक्शन को काट दें। एक के बाद एक प्रतिक्रिया ना करें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी बात, अपने रिएक्शन को कषाय के साथ में मिक्स ना करें। जैसे जिस समय में आपको गुस्सा आया, और बहुत स्वाभाविक है जीवन में गुस्से का आना, और उस गुस्से की स्थिति में यदि आप रिएक्ट करोगे तो काम बढ़ेगा। और यदि आप उसको थोड़ा सा सोच लो, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। आप गुस्सा करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अभी मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। फिर भी यदि गुस्सा शांत नहीं हुआ तो 2 घंटा और रुक जाओ, 6 घंटा रुक जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर ठंडे दिमाग से रेस्पॉन्ड करो, तो बहुत सारी समस्याओं से अपने आप बचना हो जाएगा। जब भीतर में चित्त में कषाय हो तो हमारे पास प्रतिक्रिया होती है। कषाया कुल चित्तस्य प्रतिक्रिया। जहां पे भी चित्त कषाय से आकुल हो, क्रोध मान माया लोभ के भाव से, तो वहां पे प्रतिक्रियाएं ज्यादा होती है। और जहां चित्त में कषाय नहीं हो तो वो बहुत सारी बातों को आई गई कर सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं मेरे साथ की एक बात बता रहा हूं। किसी आदमी ने कुछ मुझे थोड़ा सा अटपटा सा कुछ कहा, और मेरे भी मन में आया कि इसको जवाब दे दूं, कम से कम वस्तु स्थिति क्या है, ये सोच रहा है वो ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा यदि मैं अभी प्रतिक्रिया करूंगा तो सामने वाला तो उत्तेजित है, उसकी उत्तेजना और बढ़ जाएगी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। मेरे मन में तो आ रहा था, मन में इतना भी समता का भाव नहीं था कि नहीं बोलूं, पर मेरे व्यवहार में, योग में मैंने उसे नहीं आने दिया और मैं कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो गया, कुछ दिनों बाद वापस आया, फिर मैंने उसे बताया कि वस्तु स्थिति ऐसे थी। उसने माफी मांग ली, बोला कि हम तो गृहस्थ आदमी हैं, मुझे उत्तेजना आ गई, बट आपने उस समय कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छा रहा। तो यही स्थिति लाइफ में सबके साथ होती है। यदि आपको किसी ने कुछ कहा तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। जहां कहीं भी तत्काल रिएक्शन करते हैं वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। संस्कृत में एक सूक्त आती है, सहसा विदधीत न क्रियाम, कि कोई भी काम को सहसा, झटपट, तुरंत मत करो। एक कहानी के साथ ये सूक्त प्राप्त होता है। एक बार एक सेठ कमाने के लिए परदेश गया, और उस समय तो जब राजस्थान से निकल करके जाते थे तो वर्षों वर्षों बाद वो कमा करके घर में पहुंचते थे। तो उस सेठ को आने में लगभग 12 साल 15 साल लग गए। अब रास्ते में आते समय उसे एक पंडित मिला और उसने कहा कि ज्ञान की बात ले लो, 100 रुपये में एक ज्ञान की बात देता हूं।
सेठ ने कहा कमाया हुआ तो है ही, एक ज्ञान की बात भी ले लूं। उसने एक ज्ञान की बात खरीदी, 100 रुपये दिए। पंडित ने कहा सहसा विदधीत न क्रियाम, कि कोई भी काम तुरंत मत करो, पहले सोचो फिर करो। ठीक है, सीख लिया उसने और अपने चलते चला। कुछ दिनों के बाद जब घर पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते रात के 11-12 बज गए। सेठ का घर था, चौकीदारों ने देखा, गेट खोला, सेठ अंदर आया। अंदर आकर के अपनी पत्नी के कक्ष में गया, रूम में, तो देखा कि उसके साथ में एक कोई युवक सोया हुआ है। सेठ को देखते ही गुस्सा उतरा, तलवार निकाला और उसी समय दोनों को काम कमाम करने वाला था। अचानक से उसे याद आया सहसा विदधीत न क्रियाम, इमीडिएट रिएक्ट मत करो। वो रुका। रुकते ही अचानक से सेठानी की नींद उड़ गई। उसने देखा सेठ उठी और अपने बेटी को उठाया, जो लड़के का रूप बना करके थी, और उसे कहा कि अपने पिता को प्रणाम करो। सेठ की तो आंखें खुल गई। सोचा तो क्या था और है क्या। उसने कहा कि मैं अकेली हूं घर में, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई दूसरे चोर लुटेरे डाकू न आ जाए, इसलिए इसे पुरुष रूप में घर में रखती हूं ताकि लोग देखते हैं कि यह घर सूना नहीं है। यदि यहां पे वो सहसा कोई काम कर लेता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए बंधुओं, रिएक्ट करने से पहले थोड़ी सी देर रुक जाओ। यदि आप थोड़ा सा रुक जाओगे तो आपकी विवेक चेतना काम करनी शुरू कर देगी और आप अपने आप सोचने लग जाओगे। जहां आप रिएक्ट करते हो वहां पे थोड़ा सा ये सोचो, पुट योर फीट इन अदर्स शूज। दूसरों के जूते में पैर रख के देखो कि उसकी जगह यदि मैं होता तो क्या करता। जिस पे आप गुस्सा करने जा रहे हो, बहुत सी बार लोग होता है कि अपने ऑफिस के स्टाफ के ऊपर में बहुत गुस्सा करते हैं। यदि उस ऑफिस के स्टाफ की जगह आप होते तो क्या होता। यदि ऑफिस के स्टाफ की जितनी आईक्यू है, उसकी जो समझ है चपरासी की, यदि उसकी समझ भी आपकी जैसे होती तो वो भी किसी कंपनी का मालिक नहीं होता क्या। यदि उसकी समझ उतनी नहीं है, यदि उसका आईक्यू कम है, तो क्या हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी या नौकरानी घर में आधी घंटे 1 घंटे लेट आए और आप उस पर बरस पड़ते हो। टाइम का ध्यान नहीं है, काम के समय आते नहीं हो। अरे ये नहीं सोचा कि उसके बेटे के 106 डिग्री बुखार थी, वो उसको भी छोड़ के आई है। पूछा क्या उसको कि कारण क्या है। बिना पूछे रिएक्ट। यदि ऑफिस से देर से आए तो रिएक्ट। क्यों? हो सकता है रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, फंस गए हो, बच के आए हो। कभी भी भाइयों बहनों, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा पोज कर दो। यदि आप पोज कर लोगे अपने आप को, दूसरे की जगह खुद को रख के सोचो कि इसकी जगह यदि मैं होता और मेरे साथ सेम सिचुएशन होती तो क्या होता। मैं होता मतलब मेरी आईक्यू और मैं वैसा नहीं, जैसा वो है वैसा ही मैं होता। उसकी जितनी बुद्धि होती, उसकी जितनी कैपेसिटी होती तो क्या होता। तो शायद आप भी वैसा ही करते। तो इसके लिए पहले कारण को सोचें और उसके बाद रेस्पॉन्ड करें। एक बार की बात है, एक आदमी का बेटा अचानक से बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल में पहुंचने पे पता चला कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है ही नहीं। अब जो उसका बाप था, उसका तो पारा गरम कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। स्टाफ आए, नर्सिंग स्टाफ, उसने पट्टी वगैरह भी की, बट चोट बहुत सीवियर थी। अब इस स्थिति में डॉक्टर नहीं है, तो उसने कहा डॉक्टर कहाँ है। बोले डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब डॉक्टर के आते 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 1 घंटे लग गए। अब 1 घंटे में जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके क्या हाल होंगे।
और डॉक्टर 1 घंटे बाद पहुंचा। डॉक्टर के 1 घंटे बाद पहुंचते ही वह आदमी उसके ऊपर में रिएक्ट कर पड़ा। बोला कि डॉक्टर साहब, आप लोगों में थोड़ी बहुत भी मानवीयता होती तो आप 1 घंटे की देरी नहीं करते। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इसकी जान जा सकती है और आप 1 घंटे बाद पहुंचे हो, ये क्या हॉस्पिटल है? डॉक्टर कुछ नहीं बोला, सीधा ओटी में गया, ऑपरेशन थिएटर में जाकर के उसने ऑपरेट किया, उसको प्रॉपर से ठीक किया, बाहर निकला, अपने स्टाफ को सारी हिदायतें दी और उस भाई को कहा कि सॉरी, मुझे आने में 1 घंटे की लेट हो गई, बट आपका बेटा बच गया है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं फिर आपसे आकर के 2-3 घंटे बाद मिलता हूं। उस आदमी के भीतर में फिर उबाल आया कि कैसा डॉक्टर है, एक तो 1 घंटे लेट आया और इमीडिएट 1 मिनट बोल करके जा रहा है, ये क्या तरीका है? उसने स्टाफ को कहा, इस बेवकूफ डॉक्टर को हॉस्पिटल खोलने को किसने कहा? ऐसे आदमी को तो हॉस्पिटल खोलना ही नहीं चाहिए। उस स्टाफ ने कहा, सर ये बात नहीं है, डॉक्टर साहब का बेटा एक्सपायर हो गया और ये उसका दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट में थे। हमने फोन किया है तो वो उस दाह संस्कार को बीच में छोड़ करके आपके बेटे की जान बचाने के लिए आए हैं और आपके बेटे का ऑपरेशन करके वो अपने बेटे की दाह संस्कार में जा रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे उस डॉक्टर को? क्या उस डॉक्टर के भीतर में संवेदना है? उस डॉक्टर के जैसी तो संवेदना ही नहीं है। यदि इमीडिएट रिएक्ट कर गए तो गड़बड़ है, और यदि वेट करते, पहले कारण समझते कि ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, उसके बाद रिएक्ट करते, तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन कुछ अलग होता। इसलिए सबसे पहले आप चाहते हैं कि मुझे समझा जाए, उससे पहले आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। पहले मैं समझा जाऊं, इससे बजाय मैं दूसरे को समझूं, उसके बाद सामने वाला मुझे समझे, तो अपने आप बेटर हो जाएगा। इसके लिए आप रिएक्शन को खाली एक डिले कर दें। रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, डिले तो कर ही सकते हैं। तो डिले करना सीख जाएंगे तो बहुत सारे रिएक्शन एंड चेन ऑफ रिएक्शन तो अपने आप मिट जाएंगे। दूसरा पपेट शो कहां होता है? जहां पे हमारे स्टिंग्स किसी दूसरे के हाथ में होते हैं। कैसे? हर आदमी ये सोचता है कि मैं कपड़ा पहनूं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, मैं ये काम करूं दूसरों को दिखाने के लिए, ये काम करूं कई लोग ये नहीं कह दे कि ये तो ये नहीं करता। बहुत से लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं, जिनके घर में एक मर्सिडीज है, वो एक BMW और खरीदते हैं। मैं बोला क्यों? बोला कि अब मर्सिडीज को तो बहुत दिन हो गए। अरे भाई, मर्सिडीज में बैठो चाहे मारुति में बैठो, जाना तो आपको वहीं का वहीं है। जी किसके लिए रहे हैं? दूसरों के लिए। यदि आप दूसरों के लिए जिएंगे तो रिएक्शन से नहीं बच सकते। यदि खुद की लाइफ जीना शुरू कर देंगे तो फिर आप चाहे मर्सिडीज में घूमो, BMW में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की आवश्यकता और उपयोगिता के लिए, तो आप बहुत सारे रिएक्शन से बच जाएंगे। लोगों का रिएक्शन होता है, पूछा गया कि सबसे बड़ा रोग क्या है, बताएं। सबसे मोटा रोग हार्ट, कैंसर। सबसे मोटा रोग क्या कहेंगे लोग? हर समय यही सोचते हैं वो क्या कहेगा। तो दूसरों के चलाए चलेंगे तो आप पपेट ही बने रहेंगे। लोग क्या कहेंगे से हमें कोई मतलब नहीं है, हम कैसे हैं इस पर ध्यान दें, मेरा काम कैसा है इस पर ध्यान दें। यदि आप इतना सा ध्यान दे लें तो बहुत सारी चीजों से अपने आप बच जाएंगे। बहुत सी बहनों को मैंने पूछा, मैंने कहा कि मेरे साथ में सेवा करने के लिए कुछ न्यातिली बहनें बैठी थी, साड़ी कितनी है? तो 200, किसी के पास 300, किसी के पास 500, पर 150 से नीचे कोई भी नहीं मिला। क्यों? बोले वो हर बार अलग पहनना पड़ता है। किस लिए? नहीं तो सामने वाले बोल देते हैं काई डावड़ा आई पाछी पैर का आ गया। फैक्ट है कि नहीं? ये इसलिए क्योंकि आप जीते दूसरों के लिए,
मैचिंग का नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क कहाँ पड़ेगा कि सामने वाला कोई बोल न दे। सबसे मोटा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यदि लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह छोड़ दें तो बहुत सारी पपेटनेस खत्म हो जाएगी। अभी हर चीज के पीछे यही है कि लोग क्या कहेंगे। मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर लोगों का कुछ रिएक्शन हो तो हम पपेट ही हो गए। हमारा स्ट्रिंग लोगों के हाथ में है और वो उस स्ट्रिंग को जैसे नचाएंगे वैसे आपको पपेट शो करना होगा। तो यदि आप 2-3 चीजों को सीख जाएं, यदि अपना रिएक्शन का टाइम डिले कर दें, बंद कर सकें तो बहुत अच्छा, पर एटलीस्ट लेट कर दें तो आप पपेट बनने से बच जाएंगे। यदि आप लोगों के चलाए चलना बंद कर दें, लोग जब चलाते हैं तो बहुत सी बार लोगों को पता होता है कि सामने वाले को कैसे चढ़ाया जाए, कैसे उतारा जाए, कैसे कान भरा जाए, कैसे टोन मारा जाए, कैरम की गोटी को किधर मारा जाए कि उसका स्ट्राइकर दूसरी गोटी को लेकर के आ जाए। लोग बहुत होशियार होते हैं और सबसे ज्यादा होशियार होते हैं अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले। उनको जब किसी एक दूसरे को लड़ाना होता है तो वो किसी दूसरे को जाकर के इतना सा बोलना है कि लूणकरण जी वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था नहीं बोल रहा था, लूणकरण जी नहीं पूछेंगे, लूणकरण जी इमीडिएट उसके बारे में बोल जाएंगे। अब उसके बाद उस आदमी के पास चले जाओ, लूणकरण जी आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। अब वो बोलेगा लूणकरण जी बोल रहे थे, अब मैं बताता हूं। अब ये दोनों आएंगे, झगड़ा होगा और बाकी सब जन फ्री में अपना ड्रामा देखेंगे, बिना मल्टीप्लेक्स में गए रोज का ड्रामा देख सकते हैं। ऐसा होता है, ये घर घर की कहानी है। किसी की चुगली कर दो, किसी के बारे में कान भर दो, किसी को जाकर के बोल दो कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, काई भाई थारे बड़े बड़े भाई को इनाम हुए हो तो थे सब सिर में ही, घर में फूट डल गई। छोटी सी बात, कुछ नहीं बोलना है, 2 लाइन जाकर के बोलो अध्यक्ष मंत्री के बीच में कि स्टेज पे तो हमेशा अध्यक्ष जी जावे, काम तो भाई जी थे करो, हो गया काम। ये घर घर की कहानी है। 2 बहू साथ में हो, एक को बोल दो कि सास तो छोटी वाली का ज्यादा ध्यान रखती है, अब बड़ी वाली का नजरिया बदल जाएगा। तो क्या हम पपेट्स नहीं है? छोटी छोटी बात में किसी ने कुछ कहा और हम रिएक्ट करने लग गए। तो बंधुओं, रिएक्ट करना बंद करो, रुको, सोचो, समझो, उसके बाद जरूरत हो तो रेस्पॉन्ड करो, नहीं तो वो भी मत करो। तो आप पपेट शो के पार्ट नहीं बनेंगे। नहीं तो पपेट शो में तो लाखों करोड़ों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी उन पपेट्स में ही आपका भी एक नाम लिखा जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, डू यू वांट टू बी अ पपेट और नॉट। जैसा कि विषय से स्पष्ट है कि डायलॉग विथ मॉन्क, तो उसके बाद में ये 15-20 मिनट का समय क्वेश्चन आंसर के लिए रखा गया है। मथेन वंदा में अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया था, वो डॉक्टर अंतिम संस्कार छोड़ के आया था। हकीकत में सभी वैसे नहीं होते हैं, ठीक है 1-2% होता है, बाकी जान करके ऐसे लेट होता है। तो रिएक्शन करने से ही वो सुधर सकता है। रिएक्शन करने से पहले खाली पता कर लें कि स्थिति क्या है, जान लें, उसके बाद आप रिएक्ट नहीं रेस्पॉन्ड करेंगे। पर बिना जाने रिएक्ट कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा जैसे रिएक्ट नहीं करना है, पर जब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यदि हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में घूमती रहेगी, तो उस स्थिति से हम कैसे निकलें? अब इस क्वेश्चन को सुनकर के 25 जन सिर हिला रहे हैं, मतलब इनका भी ये क्वेश्चन तो था, पूछ नहीं पाए। कोई बात नहीं, सबकी तरफ से एक ही आंसर होगा। दिमाग में रिएक्शन तो होगा क्योंकि हमारी आदत है रिएक्ट करने की। अब यदि मैं उस रिएक्शन को कंटिन्यू करूं, मेरे दिमाग में रिएक्ट हुआ और मैंने अपने उसको वाणी में या कर्म में रिएक्ट किया, तो वो चेन ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी मैं उतना ही जल्दी रिएक्ट करूंगा।
तो पहला तो हमें ये कोशिश करना है कि जब दिमाग में रिएक्शन आ जाए, कोई बात आ गई, तो उसका कारण खोजें, उस पर चिंतन करें, सोचें। तो हो सकता है कि वो कारण ही खत्म नजर आएगा कि मेरी जो सोच थी, मैं जिस एंगल से सोच रहा था, शायद वो बात ही वैसी नहीं थी, तो मेरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। पर यदि मैं रिएक्ट कर बैठा तो वो चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा और जो मुझे दोबारा रिएक्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो फर्स्ट सोचें कि सिचुएशन क्या है। सेकंड, मैं जो रिएक्ट करने जा रहा हूं, क्या वो उसका सॉल्यूशन है? यदि नहीं सोचेंगे तो आप सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। तो आप यदि सोचेंगे तो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन की तरफ निकल जाए। तीसरा, जब आप अभ्यास करते रहेंगे नो रिएक्शन का, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप अपने आप को, शरीर को रोकेंगे, 2-4 बार आप अपनी वाणी को रोकेंगे, उसके बाद मन भी रुकने लग जाएगा। 6 बात में रिएक्शन आता था, वो 5 बात में ही आएगा, 4 बात में आएगा। या कोई रिएक्शन लंबे टाइम तक रुकता था, बट अभ्यास के द्वारा वो रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे नो रिएक्शन का, जिसे आप लोगों ने याद किया होगा, दूसरा सूत्र क्या है? प्रतिक्रिया विरति। तो हम उस प्रतिक्रिया से जितना जितना विरत होंगे तो प्रतिक्रियाएं उठनी कम हो जाएगी, तो हम बच जाएंगे। मतिवन्ना में आपने कहा कि कोई आदमी रिएक्शन करे तो उसका कारण ढूंढना चाहिए, कारण ढूंढने के बाद में अगर ज़रूरत हो तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कोई अगर बॉर्डर में कोई अगेंस्ट एनिमी अटैक करे, कोई विदेश शत्रु अपदेश पर अटैक करता है, हाँ, अगर उनका रिएक्शन नहीं किया जाए, वो एक दूसरी बात हुई तो एक्सट्रीम केस हुआ। आमतौर पर, व्यवहारिक तौर पर, अगर कोई काफ़ी लोग, सब लोग एक तरह के नहीं होते हैं, काफ़ी विरोधी लोग होते हैं, तो उनको अगर हम रिएक्शन से नहीं जताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हमको बेवकूफ़ समझेंगे और बेवकूफ़ समझ के फिर दोबारा करेंगे। अच्छा, तो इसके बारे में मैं आपसे ये विनती कर रहा था कि रिस्पॉन्ड और रिएक्शन, इसके बारे में, इसमें क्या भेद है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको थोड़ा विस्तारित करें। थोड़ा सा फर्क समझे जो 2 शब्दों के बीच में भावों का मेरे ध्यान में है। एक तो हो गया कि आप इंस्टेंट रिएक्ट करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि किसी ने अटैक कर दिया, टेररिस्ट नहीं कर दिया, तो टेररिस्ट के अटैक करते ही कोई भी गवर्नमेंट सीधा परमाणु बम नहीं फोड़ती। या एग्जाम्पल के लिए टेररिस्ट ने अटैक किया, किसी को बंधक बना लिया, तो सबसे पहले जो भी पॉलिसी वाले हैं, यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, तो वो क्या करते हैं कि पहले वहाँ पहुँचते हैं, पहले उन्हें थोड़ी देर बातों में लगाते हैं, फिर अपना एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से प्लान ए ये होगा, प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी ये होगा, सी ये होगा, फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। यदि इमीडिएट कर दिया कि बिल्डिंग उड़ा दो, तो गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं कि सिचुएशन क्या है। तो रिएक्शन से पहले यदि हम सोच लें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, तो इंस्टेंट रिएक्ट करने की बजाय समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद तरीके से रेस्पॉन्ड करें। तरीका रेस्पॉन्ड करने का बहुत सा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपको कुछ गाली दी, आप उसको वापस भी गाली दे सकते हो, ये एक तरीका है ताकि वो आपको दोबारा गाली नहीं दे। आप उसको 70 गाली दे दो, बट क्या वो तरीका ठीक है? क्या उस 70 के बाद वो चुप हो जाएगा या वो 117 देगा? तो हमें वो तरीका खोजना है कि जिससे वो चुप हो जाए। और हम भी क्या करते हैं, रिएक्ट कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा अपने नियर एंड डियर पे करते हैं। यदि आप अभी बॉम्बे की स्टेशन पे जा रहे हो या ट्रेन में हो, भीड़ भाड़ हो, उसमें किसी ने आपको एक गाली भी दे दी, तो आप बोलोगे कौन उलझे इससे, चलो अपना टाइम खराब होगा। और वो यदि किसी आपके भाई ने या दोस्त ने दे दी तो तनाव हो जाएगा। तो क्रिया एक है बट उसकी प्रतिक्रिया एक नहीं होती, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहाँ प्रतिक्रिया करना, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लें विचार करने का,
तो बहुत सारी प्रतिक्रियाओं से बच जाएंगे और बहुत सारी प्रतिक्रिया की विवेकपूर्ण वापस प्रतिक्रिया होगी, जिससे आगे प्रतिक्रियाओं का चक्र शुरू नहीं होगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये था। रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव रिएक्शन से बचना चाहिए तो समझ में आता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव होने वाला हो तो क्या किया जाए? बहुत सी बार जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं वो नेगेटिव होता है। यदि पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब यह है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे कर्मों का अक्षय हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बट मैं भाषण दे रहा हूं और उसके बाद 4 जन मेरे पास आ गए, महाराज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, अब मेरा रिएक्शन क्या होगा? मैं फूल जाऊंगा। मेरे भीतर में यदि अहंकार आ गया तो ये रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मेरे भीतर में यदि खुशी न आए, न्यूट्रल रह जाऊं, तो मैं अहंकार से बच जाऊंगा। जो रिएक्शन नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता उससे बच गया। तो दिखता तो पॉजिटिव है, सामने वाले ने अच्छी बात कही है तो खुश होना ही चाहिए, बट भाइयों उसमें भी खुश मत हो, न खुश न उदास, नहीं तो मैं भी एक पपेट बन जाऊंगा, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास होगा। ऐसा लगता है कि आदमी रिएक्ट तब करता है जब सामने जो व्यक्ति उसको रिएक्ट करने के लिए बाध्य करता है वो उससे शक्तिशाली कम होता है। अगर वो शक्तिशाली ज़्यादा है तो वो आमतौर पे मौन ही रहता है, वो रेस्पॉन्ड भी नहीं करता, वो रिएक्शन उसका एकदम नहीं होता। तो क्या ये नहीं है कि रिएक्शन हमेशा अपने से कम शक्तिशाली के सामने होता है? इसमें फैक्ट है कि रिएक्शन कम शक्तिशाली पे जल्दी होता है, बड़ों पे तो करके क्या करेंगे। इसलिए क्या होता है कि जब आप कुछ गड़बड़ करते हो वो सारा गुस्सा बेटे पे निकलता है। अब बेटा अपनी गुस्से को माँ बाप पे निकाल नहीं सकता। एक कहानी याद आ गई। एक बार एक आदमी को ऑफिस से घर जल्दी आना था, तो उसने अपने बॉस से कहा कि मुझे घर आज जल्दी जाना है, श्रीमती जी को सिनेमा दिखाने ले जाना है, तो मुझे 5 बजे जाना पड़ेगा। बॉस ने मना कर दिया, बोला नहीं, ये प्रोजेक्ट तो आज रात को सबमिट करना ही पड़ेगा, कल वो टीम आ रही है तो कैसे भी इसे पूरा करो, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब वो 8 बज गए, बजेंगे तो बजेंगे। उसने घर पे फोन किया कि 8 बज जाएंगे तो मैं नहीं आ सकता। अब ये जो रिएक्शन आदमी के मन में गुस्सा था, वो ऑफिस से बाहर निकला, क्या करे 8 बजे निकला, बट उसने जब फोन किया तो उसकी पत्नी नाराज हो गई, बोला रोज रोज लेट करते हैं, मैंने जिंदगी में एक दिन बोला था कम से कम आज टाइम पे आ जाना, आज भी नहीं आए। अब उसका रिएक्शन किस पे निकले? उसने बच्चे को उठा के छोटी सी गलती पे 2 थप्पड़ की लगा दी। अब बेचारा बच्चा क्या कर सकता है, 5 साल का बच्चा था, वो गुस्सा किस पे निकाले? वो बाहर गया, बाहर में एक कुत्ते का पिल्ला बैठा था, जाके उसको एक लात मार दी, तो उसका जोर तो वहीं चलता है। और कुत्ते का पिल्ला वहां से भागा और बाहर से वो ऑफिस का मैनेजर आ रहा था, उसका पांव काट खाया। तो ये साइकिल ऑफ रिएक्शन हमेशा चलता रहता है। यदि हम रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो काफी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। नंदामी, हमारा इमोशंस परिवार, समाज या धार्मिक संस्था, हेल हेवन जैसे वो सब आके कंट्रोल करते हैं, ऐसा मानते हैं या नहीं भी मानते हैं हम। लेकिन जैसा आज आचार्य प्रवर ने फरमाया कि अरिष्टनेमी भगवान ने एनिमल स्लॉटरिंग के विरोध जैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने अपनी शादी भी स्थगित कर दी, तो क्या हम स्टैंडर्ड जो है नॉर्म्स उसके विरोध अपना फ्री विल से कुछ भी कर सकते हैं? बोल तो अपनी भावना जैसे वैसे। इसीलिए ये मैंने कहा कि आप जो भी रिएक्ट करें तो पहले सोचें। तो अरिष्टनेमी ने जब वहां से रिएक्ट भी किया तो उन्होंने पहले पता किया कि ये पशु क्यों आए हुए हैं, ये क्या होगा, यदि मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या इनकी हिंसा होगी या नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बुलाया कि इधर आ जाइए और आप आए नहीं, वो नहीं है। रिएक्शन का मतलब कि आप इंस्टेंट जो रिएक्ट करते हो वो मत करो, और जो कंटिन्यू चेन चलता है मिरर, उसको रोक दें, तो आप अपने आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे।
मथिन मैडम, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, पर जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हम रिफ्लेक्स में रिएक्ट कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, तब दिमाग नहीं चलता, तो क्या करना? ऐसा होगा क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक तरीका काम में ले सकते हैं। जैसे यदि किसी कारण से मैं रिफ्लेक्स में आके या गुस्सा कर बैठूं, किसी के ऊपर मैं हाथ उठा दूं या किसी को कुछ बुरा भला बोल दूं गुस्से में, तो मुझे अगले दिन नमक नहीं खाना है। अब एक दिन बिना नमक की रोटी सब्जी खाएंगे, ये नहीं कि फिर रोटी सब्जी भी नहीं खाऊं, खाली 2 चॉकलेट बिस्किट से ही काम चला लूं। बट उसके बाद यदि बिना नमक का खाएंगे तो वो एक दिन का पेनल्टी आपको बाकी 1 महीने तक याद दिलाए रखेगा, रिफ्लेक्स होने नहीं देगा। तो अपने मन को सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मुनीश जी, मैंने जो रिएक्शन और रेस्पॉन्स का जो डिफरेंस समझा वो इस बार समझा है। 30 मार्च की बात है, मेरा सीनियर स्टाफ स्ट्रोक टेकिंग ले रहा था, बोला मुझे पिक्चर जाना है साहब। मैंने कहा कौन सा पिक्चर जाओगे? ये पिक्चर बड़ा अच्छा है, जरूर जाना चाहिए। अब देख लो कल 31 मार्च है, अपना स्ट्रोक टेकिंग पूरा हो जाएगा या नहीं। यदि मुझे रिएक्ट करना होता तुम कहते तुम समझदार आदमी हो, अभी पिक्चर की बात पूछ रहे हो, कैसे जाओगे तुम? नहीं जाना है। मैंने कहा देख लो तुम, ये स्ट्रोक टेकिंग पूरा हो जाएगा तो तुम जा सकते हो, अदरवाइज तुम सोच लो कैसे करना है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन। वो नहीं गया, उसने पूरा काम किया और अपने आप वो समझ गया। तो रेस्पॉन्स और रिएक्शन का मैं ये अर्थ समझता हूँ। में देखा गया है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में जो रिएक्ट नहीं करता है इंस्टेंट, उसको वीक और बुज़दिल या इसको होशियारी नहीं है, समझ नहीं है, ऐसा समझा जाता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। इंस्टेंट रिएक्ट करता है और एक इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता है। एक आदमी है, उसको हाथ लगाते ही बम की तरह फट पड़ता है, उसको भी सार्वजनिक जीवन में कोई अच्छा नहीं समझा जाता। बट यदि कोई एडवर्स सिचुएशन में भी शांति रखता है, सेम वैसा ही रिएक्ट नहीं करता जैसा करना चाहिए, तो वो हमेशा कायर बुज़दिल नहीं होता, वो कभी कभी महात्मा गांधी भी होता है। आचार्य तुलसी के जीवन में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जहाँ पे आचार्य तुलसी पे पत्थर मारे गए, फिर भी आचार्य श्री ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। रेस्पॉन्ड क्या, मुस्कुरा गए। यदि वो रिएक्शन करते तो शायद सैकड़ों लोग उस पत्थर मारने वाले पे टूट पड़ते। उनके एक रिएक्शन की देरी थी, बट उन्होंने किसी को बताना भी ठीक नहीं समझा। किस लिए? ताकि एक रिएक्शन गड़बड़ न हो जाए। तो बुज़दिल नहीं, वो समझदारी की निशानी है। मुनि प्रवर, जो रेस्पॉन्ड और रिएक्शन की चर्चा चल रही है, तो उसका शायद मैं हिंदी में अगर रूपांतरण करने का प्रयास करूं तो संभवतः ये होगा कि जो रिएक्शन होता है वह प्रतिक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्ड होता है वह प्रत्युत्तर होता है। तो शायद ये नज़दीक से समझने में कुछ आसानी हो सकती है। और दूसरी बात, आपने फरमाया कि जब गुस्सा आ जाए तब भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा और जितने सारे आवेग या आवेश होते हैं वे आने के पश्चात ही हमें पता चलता है कि हमें गुस्सा आया था या हमें क्रोध आया था या हमें किसी प्रकार का कोई आवेश आया था। तो ये स्थिति गुजरने के पश्चात हमें पता चलता है, और वह स्वयं भी किसी रिएक्शन के वजह से ही हमें गुस्सा आता है या आवेश आता है, तो वो एक रिएक्शन का ही प्रतिफल है। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी सीमा कहाँ करें कि यह रिएक्शन है या इसका प्रतिफल है? इसको ऐसा कर सकते हैं कि जब हमें आवेश आता है तो लगभग वो सबसे पहले आएगा मन के स्तर पे, दिमाग में, कि मैं गुस्सा करूं, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैं उसे बोलूंगा, बताऊंगा। अब वो जब बताने जाता है उसके बीच में स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स का टाइम है। यदि वहां पे वो रुक जाए तो उसका गुस्सा, उसका आवेश मन के स्तर पे तो आया, पर वाणी के स्तर पे और शरीर के स्तर पे आने से बच गया। तो एटलीस्ट सामने वाले का जो चेन शुरू होना था रिएक्शन का, वो तो खत्म है।
मन पे उसके असर रहा, बट यदि उसका दिमाग ठीक है, पहले से कुछ समझदार है, समझा हुआ है, चिंतन करेगा, तो वो मन का असर आधी घंटे में, 5 मिनट में, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। बट यदि उसने रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो सामने वाला भी तो वापस करेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। पेंडुलम की तरह खाली बॉल घूमती चलेगी, तो उसकी बजाय पेंडुलम की तरह घूमा या बॉल की तरह घूमा, तो हम उसकी बजाय इसको रोक लेंगे तो वो कम होगा। दूसरा, जैसा कि इस बहन ने पूछा था, उस तरीके से कर लें कि यदि मेरे मन में गुस्सा आ जाए तो मुझे ये करना है, तो फिर नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे मन पहले से ही उसको कंट्रोल करने लगेगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप बच जाएंगे, प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं है तो आप रिएक्ट कर जाएंगे, बट प्रैक्टिस के द्वारा रोका जा सकता है। मैं एक आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँगा। लाइव मतलब मैंने जो देखा है अपने जीवन में। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो क्षमा के एक जीवंत उदाहरण जैसे थे। एक आदमी ने आचार्य श्री को एक पोस्ट कार्ड लिखा, और उस पोस्ट कार्ड में एक बार नहीं, हर सप्ताह उसका वो पोस्ट कार्ड आता था लगभग। और मेरा काम था चूंकि आचार्य श्री को पत्रों को सुनाना, तो उस पत्र की जो भाषा होती थी वो बड़ी अभद्र, असभ्य और अशालीन भाषा होती थी, उसमें गालियां भरी होती थी। तो बहुत सी बार तो मेरे मन में होता है कि आचार्य श्री को क्या सुनाऊं मैं ये पत्र, और दूसरी तरफ सोचता कि चूंकि मेरा काम तो पत्र सुनाना है, तो आचार्य श्री को कम से कम जानकारी रहनी चाहिए कि अमुक आदमी इस तरह से लिख रहा है। तो मैंने कई दिन बाद वो आचार्य श्री को निवेदन किया कि एक इस तरीके का पत्र है, इसमें ऐसे ऐसे है। आचार्य श्री मुस्कुरा के टाल गए। दूसरी बार पत्र आया तो मैंने यही कहा, मैं कहा उसी आदमी का उसी तरीके का पत्र है। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, हंस गए, छोड़ दिया। तीसरी बार आया तो आचार्य श्री ने कहा कि उसको कम से कम एक संदेश भेज देते हैं कि क्यों भाई राग द्वेष के कर्म बांध रहे हो। बट कहीं पे भी रिएक्ट नहीं है कि आदमी ऐसे कैसे लिख सकता है, कि पत्र को फाड़ दो, कि इसको वो कर दो। नो रिएक्शन। तो जहां इतने बड़े स्टेट पे हो, हम लोग तो हमारे परिवार में बिजनेस में कुछ भी नहीं होते, उसमें यदि कोई आदमी आपको 2 गाली बोल जाए, उबल पड़ेंगे। और वहां पे उनको गालियों से भरा हर सप्ताह एक पत्र आ रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये है नो रिएक्शन का स्टेट, और चेहरे पे कहीं कोई असर ही नहीं है। तो उस नो रिएक्शन को प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन। मुनिवर, आप साधक है, आप रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इस हद तक नहीं पहुंचे कि रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में को रोक सकें। अगर उसको ज़्यादा रोकेंगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है? क्योंकि अभी हमें साधना करने में बहुत टाइम है, तो अभी से रिएक्ट और रेस्पॉन्ड तो हर दिन का रूटीन में ऐसा होता है कि करना ही होता है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो स्थिति में पहुँचने में तो अभी हमें बहुत टाइम है कि आपकी स्थिति तक पहुँचे। तो इससे बीच के जो स्थिति है उसमें हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ना, बार बार उसको दबाएंगे तो। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक नन्हे से कदम के साथ होती है। तो उस स्थिति तक तो मैं भी नहीं पहुंचा, बट कुछ दूर तो आगे बढ़ा हूं। आप लोग भी चलना तो शुरू करें। कम से कम दिन में 2-4 बार तो रिएक्ट से बचें, तो अपने आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और या आपको वो पसंद हो कि रिएक्शन करना ही अच्छा है, तो करते ही चले, बढ़ता जाएगा। तो यदि कम करना है तो दिन में 2 बार बचे, फिर 3 बार बचे, अगले सप्ताह 4 बार बचे, 5 बार बचे, फिर आपका रिएक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रतिक्रिया विरति का जो सूत्र है, रिएक्ट न करने का सूत्र, एक्ट, डू नॉट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट, ये आप लोगों ने कुछ हद तक समझा होगा। इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें तो आपका जीवन तो सुखी बनेगा ही, बट जो आपके रिएक्शन से बचेंगे उनका जीवन भी सुखी बनेगा, ऐसी आशा करता हूँ। नेक्स्ट संडे
तारीख है 2 सितंबर। 2 सितंबर दोपहर 2 से 3 डायलॉग विथ मॉन्क सीरीज नंबर 4 यहीं पे होगा। और लेक्चर देने के लिए संभवतः मैं ही उपस्थित होने का भाव रखता हूं। और उस समय का मेरा सब्जेक्ट रहेगा हाउ टू मेक फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर में हम नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। जब तक एक सप्ताह आप नो रिएक्शन का अभ्यास करें। ओम अरहत।